Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसी एग्जांपल के थ्रू आज हम समझेंगे कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में आपको दो थ्रेड्स को बनाना होता है। एक थ्रेड होती है प्रोड्यूसर थ्रेड और एक थ्रेड होती है कंज्यूमर थ्रेड। प्रोड्यूसर थ्रेड एक डेटा को प्रोड्यूस करती है और कंज्यूमर थ्रेड प्रोड्यूस्ड हो जाने के बाद उस डेटा को यूज़ कर लेती है। यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये होता है कि प्रोड्यूसर के डेटा को प्रोड्यूस कर देने के बाद जब तक कंज्यूमर थ्रेड उसे कंज्यूम ना कर ले तब तक प्रोड्यूसर दोबारा प्रोड्यूस ना करे। बिल्कुल वैसे ही कंज्यूमर थ्रेड ने अगर एक बार कंज्यूम कर लिया तो फिर वो उसी वैल्यू को दोबारा कंज्यूम ना करे, वो रुके जब तक प्रोड्यूसर नई वैल्यू को प्रोड्यूस ना कर दे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन और समझते हैं कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। सो आ जाइए हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर। सो गाइस, कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो मेथड्स के बारे में समझना होगा जिनके नाम हैं वेट और नोटिफाई। इसके साथ ही एक नया कंसेप्ट आज आप और सीखेंगे जिसे हम कहते हैं सीमाफोर वेरिएबल्स। ये जो सीमाफोर वेरिएबल्स आप टर्म सुन रहे हैं ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव व्यू में। अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन में थ्रेड किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में करती है एंटर। तो उन कंडीशंस को चेक करने के लिए हम जिन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सीमाफोर वेरिएबल। सो जब भी हम प्रोग्रामिंग में कंडीशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इफ़, क्योंकि इफ़ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम कंडीशंस को करते हैं चेक। अब अगर आप इफ़ के अंदर कोई कंडीशन मेंशन करना चाहते हैं तो वो जनरली इस तरीके से बनती है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी या इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी। सो कुल मिलाकर हम इफ़ के अंदर किसी वेरिएबल को या तो दूसरे वेरिएबल से कंपेयर कर रहे होते हैं या किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी दूसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। सो कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए जिन वेरिएबल्स पर आप कंडीशंस को चेक करेंगे जिसको सेटिस्फाई करने के बाद ही कोई थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगी तो उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं सीमाफोर वेरिएबल्स। सो बेसिकली सीमाफोर वेरिएबल्स होंगे क्या? ये नॉर्मल वेरिएबल्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली बूलियन टाइप्स के, पर आप इसे दूसरे टाइप का भी बना सकते हैं। पर इन वेरिएबल्स को हम कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ करने के लिए इफ़ कंडीशन के साथ अप्लाई करेंगे, इसलिए हम इसे एक स्पेशल नाम देंगे सीमाफोर वेरिएबल्स। अब आप देखें सीमाफोर वेरिएबल्स को हम यूज़ कैसे करेंगे। सो किसी सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर हम इफ़ में यूज़ करेंगे सीमाफोर वेरिएबल और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही थ्रेड या तो कॉल कर पाएगी वेट मेथड को या फिर कॉल कर पाएगी नोटिफाई मेथड को। चलिए अब समझते हैं वेट मेथड की वर्किंग को। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वेट मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे आपको यूज़ करना होगा सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर। अगर मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है तो आप इसमें वेट मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। सो जब भी कोई थ्रेड इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करती है तो आपको याद होगा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करने के साथ ही वो उस ऑब्जेक्ट पर लॉक एक्वायर कर लेती है जिसकी हेल्प से इस XYZ मेथड को कॉल किया गया होगा। अब जब भी कोई थ्रेड इस वेट मेथड को सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर से कॉल करती है तो वो आ जाती है वेटिंग स्टेट में और साथ ही ये जो लॉक को उसने एक्वायर किया था उस लॉक को वो कर देती है रिलीज। मतलब वेट मेथड के कॉल के साथ ही थ्रेड अपने लॉक को इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक पर से हटाकर इस ब्लॉक को दूसरी थ्रेड्स के लिए कर देती है फ्री और खुद आ जाती है वेटिंग स्टेट में। अब ये थ्रेड वेटिंग स्टेट में कब तक रहती है? जब तक कोई दूसरी थ्रेड नोटिफाई मेथड को कॉल ना कर ले। तो समझे इस नोटिफाई की वर्किंग को कि इस नोटिफाई मेथड को भी हम कॉल करेंगे सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर से या किसी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर से, और जब कोई थ्रेड इस नोटिफाई मेथड को कॉल करेगी तो नोटिफाई मेथड को कॉल करते ही कोई एक थ्रेड जो वेटिंग स्टेट में है उसे वो वहां से वापस ले आएगी रनेबल स्टेट में। मतलब किसी थ्रेड को वेटिंग स्टेट से वापस रनेबल स्टेट में लाने के लिए किसी दूसरी थ्रेड को कॉल करना होता है नोटिफाई मेथड। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेट मेथड को कॉल करने पर
थ्रेड लॉक को कर देती है रिलीज और खुद आ जाती है वेटिंग स्टेट में, पर नोटिफाई मेथड को कॉल करने पर थ्रेड ऑब्जेक्ट पर से लॉक को रिलीज नहीं करती, वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करती है। बस नोटिफाई के कॉल हो जाने के कारण कोई एक थ्रेड जो वेटिंग स्टेट में होती है वो आ जाती है वापस रनेबल स्टेट में। चलिए, तो अब इस वेट, नोटिफाई और इन सीमाफोर वेरिएबल्स को यूज करके हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे चाहिए होगी 4 क्लासेस। पहली क्लास तो वो क्लास होगी जिसके अंदर मेन होगा जो थ्रेड्स को बनाएगी और थ्रेड्स को करेगी लॉन्च। साथ में मुझे 2 थ्रेड्स की ज़रूरत होगी जो होगी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट कोड मैं बनाते चलता हूँ और साथ ही साथ हम रिक्वायरमेंट्स को भी करते जाएंगे क्लियर। सो पहले आप एक बना लें क्लास प्रोड्यूसर। सो मैंने कह दिया क्लास प्रोड्यूसर। इस क्लास प्रोड्यूसर के बाद मुझे एक और क्लास चाहिए होगी कंज्यूमर। सो मैंने कह दिया क्लास कंज्यूमर। अब ये दोनों ही क्लासेस क्योंकि थ्रेड्स हैं इसलिए मुझे इसमें एक्सटेंड करना होगा थ्रेड को। तो मैंने कह दिया एक्सटेंड्स थ्रेड और यहाँ पर भी आप कह दीजिए एक्सटेंड्स थ्रेड। चलिए, सो मेरी ये दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्लास बन चुकी। एक वो क्लास बन चुकी जिसमें मेन है। इसके साथ ही मुझे एक और क्लास की ज़रूरत है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ शेयर्ड डेटा। इस शेयर्ड डेटा क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बना देता हूँ इंटीजर टाइप का, सपोज डेटा। प्रोड्यूसर थ्रेड का काम है कि वो इस डेटा वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करे। वो जो वैल्यू को स्टोर करे उस वैल्यू को कंज्यूमर थ्रेड यूज कर ले। अब प्रोड्यूसर थ्रेड इस पर्टिकुलर डेटा पर कुछ लिख सके इसके लिए मैं एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड प्रोड्यूस, जो आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेगा और ये जो आर्ग्यूमेंट है इसे वो असाइन कर देगा डेटा पर। तो मैंने कह दिया डेटा इक्वल टू एक्स। अब वैसे ही कंज्यूमर थ्रेड इस डेटा पर लिखी हुई वैल्यू को यूज कर सके इसलिए मैं एक मेथड और बना देता हूँ। मैंने कहा पब्लिक, इस बार रिटर्न टाइप इंट, मैंने कहा कंज्यूम, आर्ग्यूमेंट ब्लैंक्स और इसके अंदर मैंने कह दिया रिटर्न डेटा। चलिए, सो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट बन के तैयार है मेरे कोड का। अब इसके आगे कोड को और कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन की बेसिक थ्योरी याद हो तो मैंने आपसे कहा था एक ही ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस प्रोड्यूस और कंज्यूम मेथड को जब कॉल किया जाएगा तभी हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर पाएंगे। मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दोनों थ्रेड्स एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करके इन 2 मेथड्स को करना चाहिए कॉल। और इसे इंप्लीमेंट करने का तरीका मैंने आपको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन के वीडियो में समझाया था। सो आप पहले प्रोड्यूसर क्लास में बना ले शेयर्ड डेटा का एक रेफरेंस। सो मैंने कह दिया शेयर्ड डेटा डी। इसके बाद आप बना लें एक कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कह दिया पब्लिक प्रोड्यूसर, ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्टर जो एक्सेप्ट करे आपसे शेयर्ड डेटा का एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा शेयर्ड डेटा डी और इसे असाइन कर दें आप प्रोड्यूसर क्लास के शेयर्ड डेटा वाले रेफरेंस में। तो मैंने कहा दिस डॉट डी इज इक्वल टू डी। यही सेम काम मुझे कंज्यूमर में भी करना है। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इसे कर देता हूँ पेस्ट। बस इस प्रोड्यूसर को कर दीजिए कंज्यूमर। चलिए, अब इन दोनों थ्रेड्स के अंदर रन मेथड को कर लीजिए ओवरराइड। सो मैंने कहा पब्लिक वॉइड रन और इस रन के अंदर अब मुझे कॉल करना है इस प्रोड्यूस मेथड को और कंज्यूमर में से कॉल करना है इस कंज्यूम मेथड को। सो मैं इस रन के अंदर एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसे मैं चला रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक और ये जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है लूप के थ्रू वो मैं पास कर दे रहा हूँ इस प्रोड्यूस फंक्शन को। सो ये प्रोड्यूस मेथड 10 बार कॉल होगा और अपने साथ हर बार 1 to 10 वैल्यू लेकर जाएगा और यहाँ पर इस डेटा में कर देगा असाइन। बिल्कुल ऐसे ही मैं इस रन मेथड को ओवरराइट कर लेता हूँ हमारे कंज्यूमर में भी। तो यहाँ से मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी और इसे कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ से मुझे कॉल करना है कंज्यूम मेथड को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ system.out.println और यहाँ लिखता हूँ मैं consumed value is, इसके बाद लगाएं एक कोलन और यहाँ पर आप कॉल कर ले मेथड d.consume। तो जो भी वैल्यू हमारा कंज्यूम मेथड रिटर्न करेगा वो यहाँ पर हो जाएगी प्रिंट। सो 10 बार वैल्यू प्रोड्यूस की जाएगी और 10 बार वैल्यू को किया जाएगा कंज्यूम।
चलिए अब ज़रा इस मेन की कोडिंग को भी कंप्लीट कर लें। तो पहले बना लीजिए यहाँ पे शेयर्ड डेटा का ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा शेयर्ड डेटा डी इज़ इक्वल टू न्यू शेयर्ड डेटा। इसके बाद आप बना ले प्रोड्यूसर थ्रेड। तो मैंने कहा प्रोड्यूसर पी इज़ इक्वल्स टू न्यू प्रोड्यूसर और इसे पास कर दें डी। इसके बाद कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बना लें। तो मैंने कहा कंज्यूमर सी इज़ इक्वल्स टू न्यू कंज्यूमर और इसे भी पास कर दें डी। अब आप कह दें पी डॉट स्टार्ट और इसके बाद आप कह दें सी डॉट स्टार्ट। चलिए तो ये तो हमारा बहुत बेसिक कोड था जो हमने कर लिया है तैयार। अब हमें मेन काम करना है हमारे इस शेयर्ड डेटा क्लास में। यहीं पर हमें वेट और नोटिफाई मेथड को प्रॉपरली कॉल करना है और अचीव करना है कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन। चलिए तो पहले तो मुझे आप बताएं, जब मैंने मेन में कहा पी डॉट स्टार्ट और सी डॉट स्टार्ट, तो क्या ये गारंटी है कि प्रोड्यूसर थ्रेड को ही पहले सीपीयू अलॉट होगा? बिल्कुल नहीं। हमारी कंज्यूमर थ्रेड को भी पहले सीपीयू अलॉट हो सकता है और अगर कंज्यूमर थ्रेड को सीपीयू अलॉट हुआ तो वो इस कंज्यूम मेथड को कॉल कर लेगी और कंज्यूम मेथड को कॉल करने के बाद वो इस डेटा को रिटर्न करने की कोशिश करेगी जिसमें अभी तक प्रोड्यूसर ने कोई भी डेटा को प्रोड्यूस नहीं किया है। सो अगर वेरी फर्स्ट टाइम ही कंज्यूमर थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर दे तो मुझे उसे रोकना होगा और उसे रोकने के लिए मुझे यूज़ करना होगा वेट मेथड को। सो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ वेट, तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, वेट को इस तरह से लिखने पर जब जब थ्रेड इस कंज्यूम मेथड में एंटर करेगी वो तो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, पर मुझे हर बार उसे वेटिंग स्टेट में नहीं डालना। मुझे उसे तब वेटिंग स्टेट में डालना है जब प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस न किया हो और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर एक सीमाफोर वेरिएबल बनाना होगा। सो यहाँ पर मैं एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ राइटेबल। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूँ ट्रू। आप इसे फॉल्स भी सेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से राइटेबल वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं इसे सेट कर रहा हूँ ट्रू और इसे अकॉर्डिंगली यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम में। चलिए अब इसे यूज़ करते हैं कंज्यूम मेथड के साथ। सो एट वेरी फर्स्ट अगर कंज्यूमर थ्रेड इस कंज्यूम मेथड में एंटर करने की कोशिश करती है तो एट द वेरी बिगिनिंग इस राइटेबल की वैल्यू है ट्रू। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन करता हूँ, इफ़ राइटेबल डबल इक्वल्स टू ट्रू, तो थ्रेड कॉल कर ले वेट मेथड को। वेट मेथड को कॉल करते ही कंज्यूमर थ्रेड आ जाएगी वेटिंग में और वो तब तक वेटिंग में रहेगी जब तक कोई दूसरी थ्रेड नोटिफाई को कॉल ना कर लें। अब हमारे प्रोग्राम में दूसरी थ्रेड है प्रोड्यूसर थ्रेड, मतलब जब तक प्रोड्यूसर थ्रेड नोटिफाई को कॉल नहीं करती तब तक ये कंज्यूमर थ्रेड अब वेटिंग से बाहर नहीं आएगी। तो अब क्योंकि हमारी कंज्यूमर थ्रेड वेटिंग स्टेट में है इसलिए प्रोड्यूसर थ्रेड को मौका मिला कि वो इस प्रोड्यूस मेथड को कर ले कॉल। जैसे ही प्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ उसने इस x को डेटा में असाइन किया और यहाँ पर मैं नीचे एक मैसेज दे देता हूँ प्रोड्यूस्ड कोलन और यहाँ लिख दीजिए प्लस x, मतलब ये मुझे बता देगा कि एक x वैल्यू प्रोड्यूस हो चुकी है। अब क्योंकि प्रोड्यूसर थ्रेड का काम पूरा हो चुका है इसलिए ये कॉल कर सकती है नोटिफाई मेथड को। सो मैंने कॉल किया नोटिफाई। अगर ये नोटिफाई मेथड को कॉल कर भी ले और इसके कॉल करने के कारण हमारी कंज्यूमर थ्रेड वेटिंग स्टेट से रनेबल स्टेट में आ जाए तो भी प्रोग्राम में एक गलती है जिस कारण से कंज्यूमर थ्रेड अपना ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ऑब्जर्व कीजिएगा वो गलती क्या है। जैसे ही प्रोड्यूसर थ्रेड ने कहा नोटिफाई, आपकी कंज्यूमर थ्रेड आ गई रनेबल स्टेट में और सपोज उसे शेड्यूल कर दिया गया सीपीयू पर, और सीपीयू पर शेड्यूल होने के बाद जब वो अपने एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगी तो वो फिर इस इफ को इवेलुएट करेगी और देखेगी राइटेबल डबल इक्वल टू ट्रू। तो अभी भी क्योंकि राइटेबल की वैल्यू ट्रू है तो वो वापस कॉल कर लेगी वेट मेथड को। तो कंज्यूमर थ्रेड इस डेटा को रिटर्न कर ही नहीं पाएगी। इसलिए इस नोटिफाई को कॉल करने से पहले यहाँ पर आप लिख दें राइटेबल इक्वल्स टू फॉल्स। ऐसा लिखने पर नोटिफाई को कॉल करने से पहले ही राइटेबल की वैल्यू क्योंकि फॉल्स हो जाएगी इसलिए इस इफ में राइटेबल डबल इक्वल टू ट्रू ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स और कंज्यूमर थ्रेड इस वेट को एग्जीक्यूट करने की बजाय इस डेटा को कर देगी रिटर्न। चलिए अब एक दूसरी कंडीशन को और ऑब्जर्व करें। इस प्रोड्यूस मेथड का कॉल इस फॉर लूप के अंदर से जनरेट किया गया है। तो आई वैल्यू 1 के लिए एक बार प्रोड्यूस मेथड को कॉल किया गया और फिर जब i++ होके आई वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर से इस प्रोड्यूस मेथड को कॉल कर लिया जाएगा।
तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जब ये प्रोड्यूस मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो प्रोड्यूसर थ्रेड को सस्पेंड ना किया जाए, बल्कि वो अपने लूप को कंटिन्यू कर ले और लूप को कंटिन्यू करके वो दूसरी बार फिर कॉल कर ले प्रोड्यूस मेथड को। अगर उसने दूसरी बार प्रोड्यूस मेथड को कॉल कर लिया तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की फिर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर थ्रेड को तब तक अगली वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करनी है जब तक कंज्यूमर पहले की प्रोड्यूस की गई वैल्यू को कंज्यूम ना कर ले। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एट वेरी बिगिनिंग राइटेबल की वैल्यू है ट्रू, पर अगर एक बार प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया है तो राइटेबल की वैल्यू हो गई है फॉल्स। अब राइटेबल की वैल्यू अगर फॉल्स हो गई है तो यहां आप लिख दें इफ राइटेबल डबल इक्वल टू फॉल्स। अगर ऐसा है तो कॉल कर लीजिए वेट मेथड। सो पहली वैल्यू के प्रोड्यूस होने के बाद उसे कंज्यूम होने से पहले अगर प्रोड्यूसर दूसरी बार वैल्यू को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो वेट मेथड को कॉल करने के कारण प्रोड्यूसर थ्रेड आ जाएगी हमारी वेटिंग स्टेट में। चलिए इसी तरीके की एक कंडीशन अब कंज्यूमर के ऊपर भी, जैसे प्रोड्यूसर 2 बार वैल्यू को प्रोड्यूस कर सकता है वैसे ही कंज्यूमर भी 2 या उससे ज्यादा बार वैल्यू को कंज्यूम कर सकता है। इसलिए इस डेटा को रिटर्न करने से पहले यहां पर आप लिख दें राइटेबल इक्वल्स टू ट्रू। चलिए इसका इफेक्ट किस तरीके से होगा? तो डेटा को रिटर्न करने से पहले आपकी कंज्यूमर थ्रेड राइटेबल को करेगी ट्रू, और अगर इस मेथड के खत्म होने के बाद वापस यही मेथड कॉल किया गया तो इस इफ की हेल्प से ये कंज्यूमर थ्रेड आ जाएगी हमारी वेट स्टेट में, क्योंकि ये राइटेबल की वैल्यू को कर चुकी है ट्रू, तो इफ हो जाएगा ट्रू और थ्रेड आ जाएगी वेट स्टेट में। अब कंज्यूमर थ्रेड को वेटिंग स्टेट से बाहर निकालने के लिए हमने इस प्रोड्यूस मेथड में लास्ट में कहा था नोटिफाई। बिल्कुल वैसे ही जब प्रोड्यूसर थ्रेड वेट स्टेट में चली जाएगी तो उसे वेटिंग से बाहर निकालने के लिए हमें इस कंज्यूम मेथड में कहना होगा नोटिफाई। पर इस रिटर्न के बाद मैं नोटिफाई नहीं कह सकता, क्योंकि रिटर्न के बाद लिखा गया कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो रिटर्न से पहले आप यहां लिख दीजिए नोटिफाई। चलिए अब डिफरेंट सिचुएशंस के लिए मेरे साथ इस कोड को करिए ट्रेस। मान लीजिए पहली बार में कंज्यूमर थ्रेड हो गई शेड्यूल। अगर पहली बार में कंज्यूमर थ्रेड शेड्यूल हुई तो इफ राइटेबल डबल इक्वल टू ट्रू को इवेलुएट करने के बाद वो आ गई वेटिंग स्टेट में। उसके वेटिंग स्टेट में आने के बाद क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक और थ्रेड है जिसका नाम है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर थ्रेड शेड्यूल हो गई सीपीयू पर। उसने कॉल कर लिया प्रोड्यूस मेथड को, इफ के अंदर आई, राइटेबल की वैल्यू है ट्रू, तो ट्रू डबल इक्वल टू फॉल्स फॉल्स, इसलिए उसने डेटा को प्रोड्यूस किया। डेटा को प्रोड्यूस करने के बाद एक मैसेज को प्रिंट किया और राइटेबल की वैल्यू को कर दिया फॉल्स, नोटिफाई को कर लिया कॉल। जैसे ही नोटिफाई कॉल हुआ वैसे ही हमारी कंज्यूमर थ्रेड आ गई रनेबल स्टेट में। पर कंज्यूमर थ्रेड के रनेबल स्टेट में आने का मतलब ये नहीं है कि उसे ही अगली बार सीपीयू मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि प्रोड्यूसर थ्रेड सीपीयू ना छोड़े और वही अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखे। तो अगर प्रोड्यूसर थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखा तो फिर कॉल होगा प्रोड्यूस मेथड, पर क्योंकि राइटेबल की वैल्यू फॉल्स की जा चुकी है इसलिए इस बार थ्रेड आ जाएगी वेट स्टेट में। तो वेट स्टेट में जाने के कारण अब कंज्यूमर थ्रेड को सीपीयू अलॉट होगा और सीपीयू अलॉट होते ही वो इस राइटेबल को कर देगी ट्रू। राइटेबल को ट्रू करते ही नोटिफाई के थ्रू वो इस पर्टिकुलर थ्रेड को ले आएगी रनेबल स्टेट में और यहां से रिटर्न कर देगी आपके डेटा को। अब अगर कंज्यूमर थ्रेड वापस कंज्यूम मेथड को कॉल करती है तो राइटेबल डबल इक्वल टू ट्रू के कारण वो आ जाएगी वेट स्टेट में और प्रोड्यूसर को मौका मिलेगा कि वो वैल्यू को कर सके प्रोड्यूस। सो गाइस, इसी तरीके से थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करने के डिफरेंट सीक्वेंस बन सकते हैं। उन डिफरेंट सीक्वेंसेस को आप अब इस कोड पर करिएगा ट्रेस और इस कोड को करिएगा वेरीफाई। चलिए तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस वेट को एम्बेड कर दीजिए ट्राई कैच में। तो मैंने इफ की बॉडी दी और यहाँ पर लिखा ट्राई। इस ट्राई के बाद मैंने यहाँ लिखा कैच। इस कैच में मैंने लिखा इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई। इसके बाद दे दीजिए आप system.out.println और इसमें आप दे दीजिए ई। बिल्कुल ऐसे ही इस वेट को भी करिए ट्राई कैच में एम्बेड। तो मैंने यहाँ पर इफ़ की पहले बॉडी दी और इफ़ की बॉडी के बाद यहाँ मैंने कहा ट्राई और ट्राई के बाद मैंने कहा कैच। यहाँ लिख लीजिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई और यहाँ कह दीजिए system.out.println ई। चलिए तो ये कोड हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं इस d.produce
और इस system.out.println के नीचे स्लीप मेथड को कर लेता हूँ कॉल, ताकि हमें आउटपुट थोड़ा सा रुक रुक कर दिखे और हम चीज़ों को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएँ। तो मैंने यहाँ लिखा ट्राई के अंदर आप कह दीजिए थ्रेड डॉट स्लीप और इसे पास कर दीजिए 200 मिली सेकेंड्स। इसके बाद आप लिख लीजिए कैच, यहाँ लिख लीजिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई और यहाँ दे दीजिए system.out.println ई। बिल्कुल ऐसे ही एक स्लीप मेथड में और कॉल करना चाहता हूँ इस system.out.println के नीचे, इसलिए मैं इसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट। चलिए, तो अब ये कोड बनकर तैयार है। अब इसे एक बार कर लेते हैं एग्जीक्यूट। आप आउटपुट को करिएगा ऑब्जर्व। सो मैंने कहा रन और यहाँ पर आ गई है कोड में एक्सेप्शन। अब ज़रा ध्यान दें, एक्सेप्शन का नाम है इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन तब आती है जब आप वेट मेथड को नॉन सिंक्रोनाइज मेथड से कॉल करते हैं। तो आपने इस वेट मेथड को प्रोड्यूस मेथड में से और कंज्यूम मेथड से कॉल किया है, पर क्योंकि मैंने इन दोनों मेथड्स को सिंक्रोनाइज नहीं बनाया, इसलिए एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। तो इन मेथड्स को बना लीजिए आप सिंक्रोनाइज्ड। तो मैंने यहाँ भी कह दिया सिंक्रोनाइज्ड और यहाँ पर भी कह दिया सिंक्रोनाइज्ड। चलिए, अब इस कोड को फिर से एक बार करिए एग्जीक्यूट और आउटपुट को आप कीजिएगा ऑब्जर्व। सो गाइस, दिस इज द आउटपुट, जिसमें पहले वैल्यू प्रोड्यूस्ड हुई 1, फिर कंज्यूम्ड हुई 1, फिर प्रोड्यूस हुई 2, फिर कंज्यूम हुई 2 और इस तरीके से एंड में वैल्यू प्रोड्यूस हुई 10 और कंज्यूम हुई 10। सो गाइस, इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।